ये कहानी एक बैंक रॉबरी की, एक ऐसी बैंक रॉबरी जिसमें जो चोर होता है वो जब बैंक में दाखिल होता है तो उसके साथ कुछ इस तरीके का मामला होता है कि बैंक का स्टाफ जब उसके बारे में जानता है तो दंग हो जाता है। असल में वो चोर जब बैंक में दाखिल होता है तो उसके गले में एक बम बंधा हुआ होता है, उसकी गर्दन में एक ऐसा बम जिस तरीके का बम आज से पहले ना तो किसी ने देखा था ना तो किसी ने सुना था। एक ऐसा बम जिस तरीके से कैदी को एक हथकड़ी पहनाई जाती है उसी तरीके की एक हथकड़ी नुमा एक बम जिसमें 2 चाबियां लगती थी और एक डिजिटल लॉकर होता था। जिस तरीके से बैग जो हमारा होता है उसमें नंबर वाइज जो किया जाता है 2 3 नंबर 4 नंबर एक मैच करके उसमें डाला जाता है तब जाकर वो लॉक खुलता है, उसी तरीके से उस बम में भी था। ये कहानी असल में अमेरिका की, तारीख थी 28 अक्टूबर 2003। अमेरिका का एक पेंसिल्वेनिया स्टेट, पेंसिल्वेनिया शहर, जहां पर एक पिज्ज़ा शॉप होती है। पिज्ज़ा शॉप जिसकी दुकान का नाम मम्मी मियाँ होता है। उस दुकान पर एक लड़का काम करता है जिसका नाम ब्रायन विल्स होता है। वो लड़का लगभग 10 साल से उस दुकान पे काम कर रहा था, जिसका काम था कि उस पिज्ज़ा शॉप की जो डिलीवरी वैन थी उसे ड्राइव करना। बाकी एक डिलीवरी बॉय होता उसके साथ, वो जगह जगह फ्लैट फ्लैट जाता, वो डिलीवर करता। लेकिन ब्रायन विल्स का काम था सिर्फ उस वैन को ड्राइव करना। 10 साल में ब्रायन विल्स कभी उस दुकान से नागा नहीं करता है, ना तो कभी उस दुकान पे टाइम से लेट पहुंचता है। पूरी जिंदगी में यानी इस 10 साल की जो उसका वक्त था उस दुकान पे 10 साल का वक्त जो था, उस 10 साल में सिर्फ वो एक मर्तबा लेट पहुंचा जब उसकी बिल्ली की मौत हो जाती है। उससे पहले उसने कभी नागा नहीं किया, कभी दुकान पे लेट नहीं पहुंचा। होता यह है कि वो जगह जगह वो डिलीवरी करता, वो वैन चला कर जाता। एक दिन होता यह है कि उस शॉप पर 2 पिज्ज़ा का ऑर्डर आता है और उसके साथ जो डिलीवरी बॉय होता है, उस डिलीवरी बॉय की ड्यूटी लगभग ख़त्म होने वाली होती है और उस दुकान पे सिर्फ ब्रायन विल्स होता है। ब्रायन विल्स जो कि उसकी भी ड्यूटी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन दुकानदार के कहने पर, दुकान के मालिक के कहने पर वो मान जाता है और वो अकेला उस पार्सल को, उस पिज्ज़े की डिलीवरी को देने के लिए राज़ी हो जाता है। वो वैन से जाता है जहाँ से उस पिज्ज़े का ऑर्डर आता है, उस जगह पर पहुँचता है। उसके बाद से ब्रायन विल्स का कोई पता नहीं चल रहा था। असल में जिस वक्त वो 2 पिज्ज़े का ऑर्डर आया था उस वक्त दिन के 1 बज रहे थे और ब्रायन विल्स वो पार्सल लेकर जाता है, लेकिन उसके बाद से दुकानदार से या तो किसी से उसका कांटेक्ट नहीं होता। कुछ देर के बाद लगभग 1:30 से 2 बजे उसी पेंसिल्वेनिया के एक इलाके में एक बैंक होता है, जिस बैंक में एक व्यक्ति जो कि अपने ऊपर एक चादर नुमा कोई चीज ओढ़ा हुआ होता है और उसके हाथ में एक लाठी की तरह, एक फाइबर लाठी की तरह कोई चीज होती है और उसकी गर्दन की तरफ कुछ उभरा उभरा सा नजर आता है। वो बैंक में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद वो कैशियर के पास जाता है और कैशियर के पास जाने के बाद वो कहता है, एक नोट निकालता है अपनी जेब से और उस नोट को बगैर कुछ कहे उस कैशियर को थमा देता है। कैशियर जब उस नोट को देखता है तो उसमें लिखा होता है कि आप खुद अपने बैग में लगभग $250 लाख रखकर मुझे दे दीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे गले पर एक बम बांधा हुआ है और मेरे हाथ में एक पिन गन है। यह देखने के बाद जो वहां पर कैशियर था वो पहले उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ऐसा ना करो, लेकिन ब्रायन विल्स का कहना था कि वो किसी के बस में, ये काम वो खुद अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। वो फिर उस नोट के लिखे हुए कोड को कॉपी करता है और दोबारा से कहता है कि किसी बैग में $250 लाख भरकर मुझे दे दीजिए,
वरना इस बम के ब्लास्ट होने के बाद इस बैंक में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी की जानें जा सकती हैं। अब उसके बाद कैशियर जो था वो कहता है कि असल में जो मेरा सीनियर ऑफिसर है वो बर वक्त यहाँ पर नहीं है और ज़्यादा पैसा लॉकर में होता है और लॉकर उसके ज़िम्मे है, उसकी चाबी, उसके कोड, सब कुछ मेरे सीनियर के ज़िम्मे है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है ऐसा करो किसी बैग में भरो, वो मुझे दे दो। ये सुनने के बाद फिर कैशियर क्या करता है कि उसके पास जितने भी पैसा वहाँ पर मौजूद होता है, लगभग $8,000 के करीब जो पैसा उसके पास उसके काउंटर पे मौजूद होता है वो उस बैग में रखता है। बैग में रखने के बाद फिर ब्रायन विल्स को वो बैग थमा देता है। अब उसके बाद फिर ब्रायन विल्स वहां से निकलता है और निकलने के बाद एक गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद वो उस बैंक से कुछ दूरी पर निकल जाता है। कुछ दूरी पर निकलने के बाद अब इधर बैंक में कैशियर अलार्म बजाता है, पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को कॉल करने के बाद अब पुलिस को यह समझ में आ चुका था कि इस बैंक में रॉबरी हुई है और इस तरीके से बैंक से पैसा लेकर भागा गया है किसी व्यक्ति द्वारा। उसके बाद पुलिस उसका पीछा करती है। बैंक से निकलने के बाद फिर वो कार में बैठता है और कार में बैठने के बाद फिर वो कुछ दूर पर एक पत्थर रहता है, उसके पीछे उसे कुछ ढूंढना होता है। वो वहां जाता है, फिर वहां से दोबारा कार में बैठता है और कुछ दूर आगे जाता है। इसी बीच पुलिस उसका पीछा कर रही थी। पुलिस पीछा करते हुए उसे दबोच लेती है और चारों तरफ से बंदूक के निशाने पर ब्रायन विल्स आ जाता है। उसके बाद पुलिस कहती है कि अपने हाथों को ऊपर कर लो और ब्रायन विल्स अपने हाथों को अपनी गर्दन के पीछे कर लेता है और उसके बाद फिर वो कहता है कि मेरी बॉडी पर यानी मेरी गर्दन पर एक बम बंधा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे शूट ना किया जाए, मेरी मदद किया जाए। लेकिन पुलिस उस पर यकीन नहीं करती। पुलिस को यह लगता है कि ये एक ऐसा चोर जो कि लोगों को धमकाकर और लोगों को थ्रेट देकर बैंक से पैसा चुरा कर भाग रहा था और पुलिस अपनी कामयाबी समझ रही थी कि हमने उसको पकड़ लिया है। अब ब्रायन विल्स लगातार पुलिस से रिक्वेस्ट करता रहा कि ये वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, मुझे 3-4 जगह इस तरीके से जाना है और मुझे जो डायरेक्शन मिले हैं, मेरी गर्दन पर एक बम बंधे हुए हैं, उस डायरेक्शन के हिसाब से मुझे 3-4 जगह जाना है, जहां जाने के बाद फिर मुझे चाबियां मिलेंगी जिस चाबी से मैं इस बम को डिफ्यूज कर सकता हूं, इस बम को अपनी बॉडी से अलग कर सकता हूं। लेकिन पुलिस इसका बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी। काफी देर तक वो गिड़गिड़ाता रहा, उस जमीन पर वो बैठा रहा। पुलिस तफ्तीश करती रही, खंगालती रही, जांच करती रही कि आखिर इसके साथी कोई आसपास तो नहीं है, लेकिन ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं था। अब उसके बाद फिर पुलिस उसके ऊपर बंदूक ताने वहां पर खड़ी थी और वो कहता है कि अपने आला अफसरान से बात करो कि मेरे साथ इस तरीके से मामला हो रहा है, मैं मेन दोषी नहीं हूं, यानी मैं मेन मुजरिम नहीं हूं, मेरे पीछे किसी का हाथ है और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। लेकिन पुलिस उसकी बात को मानने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से लगभग वक्त बीतता गया। अचानक ब्रायन विल्स की बॉडी से एक बीप की आवाज आती है, जो कि 3 मरतबा वो बीप बीप करके बजता है। यह आवाज आने के बाद ब्रायन विल्स घबराता है और वो जोर से पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस बम से बचा लीजिए, ये फटने वाला है। पुलिस फिर भी उसका यकीन नहीं करती और कुछ ही वक्त गुजरता है कि अचानक उस जगह पर एक ब्लास्ट की आवाज आती है। अब ब्लास्ट जब होता है तो पता चलता है कि ब्रायन विल्स मर चुका। एक ऐसा धमाका जो कि उसकी गर्दन पे लगे हुए बम से होता है और ब्रायन विल्स की फौरन वहां पर मौत हो जाती है। अब पुलिस ताकते रह जाती है। होता है कि ब्रायन विल्स जिस तरीके का बम उसकी गर्दन पर लगाया गया था वो एक हथकड़ी नुमा था, यानी हथकड़ी स्टील बॉडी जो होती है उस तरीके से होता है और मेन जो उसका कारतूस, जो उसका बारूद था, वो बारूद इस सीने के हिस्से पर आता है और जब वो बम ब्लास्ट होता है तो उसके सीने में लगभग 5 इंच अंदर तक वो गहरा एक परकच्छे उड़ा देता है और फौरन वहां पर ब्रायन विल्स की मौत हो जाती है। अब उसके बाद फिर पुलिस अपनी गलती को मानती है, सोचती है कि काश इसके ऊपर भरोसा कर लिया जाता। लेकिन उसके बाद अब आगे मामला जाता है, पुलिस के आला अफसरान आते हैं, बॉडी को उस बम से अलग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी
लाख कोशिश के बाद वो बम उस बॉडी से अलग नहीं हो रहा था। इस तरीके का एक मजबूत बम उसकी गर्दन में फंसाया गया था। लाख कोशिश करने के बाद जब उस बम को बॉडी से अलग नहीं कर पाई पुलिस, उसके बाद एक फैसला लिया गया, जो फैसला शायद बहुत तज्जुब करने वाला फैसला था। फैसला यह था कि इस बम को निकालने के लिए ब्रेनविल्स की बॉडी से ब्रेनविल्स की गर्दन को अलग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्रेनविल्स की गर्दन को पहले अलग किया गया, उसके बाद फिर वो बम को उस बॉडी से अलग किया गया। उसके बाद फिर फॉरेंसिक लैब वो बम लेकर जाया जाता है, उसकी तफ्तीश होती है। फॉरेंसिक लैब में फॉरेंसिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसकी बारीक से बारीक टेक्निक को खंगालने की कोशिश करते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि ये एक होममेड बम है, यानी ये किसी कंपनी का बनाया हुआ बम नहीं। और उसके हाथ में जो पेन गन थी, जो एक लाठी का शेप, एक स्टिक का शेप था, वो गन भी हैंडमेड थी। अब उसके बाद फिर फॉरेंसिक लैब से ये मामला FBI तक पहुंचता है। ये सारी जांच FBI के जिम्मे हो चुकी थी। अब FBI इस केस को नंबर देती है, केस नंबर 302, और ये केस FBI के लिए बेहद महत्वपूर्ण केस था। अब FBI ये ऐलान करवाती उस पेंसिल्वेनिया इलाके में कि आपके बीच जितने भी कबाड़ी और जो भी लोग हैं, उनसे ये पता करिए कि कोई भी इस तरीके की धातु, यानी जो धातु उस बम में यूज की गई थी, एक जिस तरीके से हथकड़ी की स्टील होती है, उस तरीके की धातु जो कि किसी कबाड़ी ने किसी घर से उठाया हो, उसकी कट पीस हो, उसकी कटिंग हो, तो वो पुलिस से संपर्क करे। लेकिन इसका फायदा, कोई भी फायदा पुलिस को नहीं पहुंचता है। अब कुछ दिनों बाद पुलिस इसमें लगी रहती है, वक्त गुजरता जाता है, सितंबर आ जाता है, 5 सितंबर, यानी जो पहला हफ्ता होता है सितंबर का। बम की स्टील और सब कुछ जांच करने के बाद जब पुलिस को कुछ नहीं मिलता, तो पुलिस उस गाड़ी की तफ्तीश करती है जिस गाड़ी में ब्रेनविल्स बैंक से निकलकर बैठा था और फिर उस जगह पर जाकर पहुंचा था। उस गाड़ी की तफ्तीश करने पर गाड़ी में 3 से 4 नोट निकलते हैं, जिसमें से पहले नोट पे लिखा हुआ था कि तुम इस तरीके से बैंक में जाओगे और बैंक में जाने के बाद तुम्हें इस तरीके से ये दूसरी नोट उठाकर बैंक के कैशियर को देना है और इस तरीके से वो पैसा देगा, वो पैसा तुमको लेकर आना है। और बैंक से निकलने के बाद तुम कुछ दूरी पर जाओगे, वहां पर एक पत्थर है, जहां पत्थर के पीछे एक जार होगा, उस जार में एक पर्ची होगी, और वो पर्ची क्या बल्कि नोट थी। नोट में एक कोड लिखा हुआ था कि अब इस जगह से इतनी दूरी पर दूसरी जगह पर जाओ, वहां उस पत्थर के पीछे एक और नोट मिलेगी जहां पे तुम्हारे दूसरा डायरेक्शन लिखा है। ये करने के बाद वो पहले डायरेक्शन पे नोट लेने के बाद, बैंक से पैसा निकालने के बाद पहले लोकेशन पे पहुंचता है, वहां से निकलने के बाद फिर वो दूसरे लोकेशन पे पहुंचता है। जब वो तीसरे लोकेशन पे पहुंचने की कोशिश करता है, उसी बीच पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब पुलिस को वहां ये बताया गया था कि जिस तीसरी जगह पर पहुंचना था, तो पुलिस उस तीसरी जगह पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जहां ये लिखा था कि इस जगह के पीछे एक नोट मिलेगी, उस जगह को तलाश करती है, जांच करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। पता ये चलता है कि उस जगह जार तो मौजूद है, शीशे का जो जार होता है वो तो मौजूद है, लेकिन उसके अंदर से नोट गायब है। तो पुलिस को यह कंफर्म हो चुका था कि ब्रेनविल्स की जब मौत हुई, उस वक्त जो मेन मुजरिम था वो उसी आसपास था, जिसको यह पता चल चुका था कि ब्रेनविल्स अब इस दुनिया में नहीं है, और इस तरीके से वो आगे जाकर वो नोट उठा लिया ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच पाए। अब ये करने के बाद बताया जा रहा था कि यह सिलसिला आगे जाकर वहां पर रुकता जहां से ब्रेनविल्स को 2 चाबियां मिलती, और 2 चाबियां मिलने के बाद फिर उसे वो कोड दिया जाता, जिस कोड से वो उस बम को अपने शरीर से अलग कर सकता था। अब उसके बाद जब पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता, तो पुलिस वो नोट पे जो कोड लिखे होते, जो डायरेक्शन लिखे होते कि इस तरीके से तुमको करना है, उसकी हैंडराइटिंग को उस न्यूज चैनल पे, उस इलाके के तमाम न्यूज चैनल पर वायरल करवा देती है और कहती है, ऐलान ये करवाती है, न्यूज़पेपर में ये छपवा देती है कि इस हैंडराइटिंग के व्यक्ति को अगर आप जानते हैं तो आप पुलिस से संपर्क करें,
इसके बदले में आपको मुआवजा यानी इनाम भी दिया जाएगा। और बराए मेहरबानी इस तरीके के व्यक्ति को जरूर हम तक पहुंचाइए ताकि इस केस में कुछ खुलासा हो सके। अब उसके बाद फिर यह करने के बाद भी पुलिस को कोई फायदा नहीं पहुंचता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कि उस हैंड राइटिंग के व्यक्ति को जानता ही नहीं था। अब ये दिन गुजरता है, वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है। 3 अगस्त 2003 से लगभग 2 साल गुजर जाते हैं। अब आ जाता है 2005 तक अभी पुलिस के हाथ इस मामले में कोई भी सबूत, कोई भी मुजरिम या मुलजिम नहीं लगा था। 2005 में पुलिस को एक कॉल आती है और वो कॉल एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति की होती है। वो कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि मेरी फैक्ट्री में एक फ्रीजर है, जिस फ्रीजर में एक लाश है। और पुलिस ये सुनने के बाद उससे पूरी जानकारी लेना चाहती है कि आखिर वो किसकी लाश है और तुम कौन हो, तुम्हारी फैक्ट्री में ये लाश कहां तक पहुंची। तो कहते पहले आप आ जाइए, इसके बारे में मैं आपको अभी तक कुछ नहीं बता सकता। उसके बाद फिर पुलिस जाती है, उसकी फैक्ट्री पे रेड मारती है। उसके बाद पुलिस जाती है उसकी फैक्ट्री पे, फ्रीजर उठाती है। जब फ्रीजर का ढक्कन उठाती है और देखती है तो अंदर देखने के बाद पुलिस ये देखती है कि बॉडी पूरी तरीके से बर्फ की सिल्लियों से ढक चुकी है। उसको कई घंटे लग गए नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए। उसके बाद जब उस बॉडी को नॉर्मल किया गया, नॉर्मल करने के बाद फिर उसके बारे में पता किया गया। पुलिस जब इस बॉडी के बारे में पता लगाती है तो इसका नाम पता चलता है कि रॉडेन है। और जो व्यक्ति पुलिस को कॉल करके बुलाया था उसका नाम विलियम्स रेस्टन है। और उसके बाद जब पुलिस इस बॉडी को पोस्टमार्टम करवाती है और पता लगाती है, उससे पूछताछ करती है कि आखिर ये किसकी बॉडी है, तो विलियम्स रेस्टन बताता है कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो थी, लगभग पुरानी गर्लफ्रेंड, उसका ये बॉयफ्रेंड है। और इसका कत्ल कौन किया ये वो नहीं जानता है। अब उसके बाद फिर पुलिस तफ्तीश करती है, थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है, तो पता ये चलता है कि इसका कत्ल उसी की गर्लफ्रेंड, यानी जो जिस बॉयफ्रेंड का रॉडेन का कत्ल हुआ, उसी की गर्लफ्रेंड जिसका नाम मिर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग था, उसी ने यह कत्ल किया। और मिर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में जब तफ्तीश की गई तो पता ये चला कि इसका एक पति और 4 बॉयफ्रेंड, जिसका कत्ल मिर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। और किस तरीके से किया, मिर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग का जो पति था वो खाना खाते वक्त जब टेबल पर खाना खा रहा था उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। जब जांच किया गया तो पता चला कि मिर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने पति के पीछे, सर के पीछे एक ऐसा वार किया जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरा बॉयफ्रेंड किसी ने फांसी लगा दिया, तीसरा बॉयफ्रेंड किसी को जहर दिया गया। इस तरीके से वो अपने 4 बॉयफ्रेंड और एक पति को मार चुकी थी। और जो इसका ओल्डेस्ट बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम विलियम्स रेस्टन था, उसी अभी तक छोड़ी थी। अब उसके बाद जब इसके बारे में पता लगाया जाता है तो ये जब भी मर्डर की तब ये पकड़ा जाती है। लेकिन पता यह चलता है कि ये दिमाग की बहुत तेज, लेकिन साइको थी। जब भी अदालत में इसके बारे में केस चलता तो अदालत से ये रहम की अपील करती कि इसके दिमाग की हालत सही नहीं है, और अदालत भी इसके ऊपर रहम कर देती। इस तरीके से वो बाकी केसों में बचती चली आई थी। अब उसके बाद सबको गिरफ्तार किया गया। मिर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग को पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका इस मामले में हाथ नहीं था। इस मर्डर में, यानी मिर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग के जो बॉयफ्रेंड का कत्ल हुआ, उसमें उसका हाथ नहीं था। ये देखने के बाद उसके बाद फिर मिर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग के जो ओल्डेस्ट बॉयफ्रेंड थे उसे छोड़ दिया जाता है, मिर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग को पकड़ लिया जाता है। अब उसके बाद इसका केस अदालत में चलता रहता है। लेकिन आगे जब वक्त गुजरता है, पुलिस इसका मामला खंगालती है, तो पुलिस को एक कॉल आता है। पुलिस को उस कॉल में बताया जाता है कि जो गले में बम वाला मामला था, ह्यूमन बम जो बनकर बैंक में दाखिल हुआ था, एक एंटीक बम जिसके बारे में आज से पहले किसी को पता नहीं था, आज से पहले किसी ने उस तरीके का बम देखा नहीं था, उस बम के बारे में एक कॉल आती है। और वो कॉल पे ये बताया जाता है उस केस के बारे में वो कुछ जानता है। पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस उससे पूछती है, और पूछने के बाद
मामला कुछ इस तरीके से खुल के सामने आता है कि उस केस में जो मेन मास्टरमाइंड था उसका नाम मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग है, जो कि खुद पुलिस की हिरासत में बर वक्त चल रही थी। उसके बाद पुलिस को यकीन नहीं होता। पुलिस फिर थोड़ा सख्ती से उससे पूछताछ करती है कि देखो तुम इन्वेस्टिगेशन को इधर उधर घुमाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। पुलिस अपनी तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करती है, उस कॉल को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन एक नाम ऐसा सामने आता है जिस नाम के सामने आने के बाद पुलिस को थोड़ा यकीन होने लगता है कि शायद इस मामले में मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग का हाथ होना लगभग कंफर्म हो चुका है। और वो नाम था विलियम्स रेस्टन का। यह नाम सुनने के बाद पुलिस को यह कंफर्म हो चुका कि हो ना हो कुछ तो लेना देना उस मामले में है। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। अब एक केस यहां पर उसके बॉयफ्रेंड का चल ही रहा था, अब यहां पर दूसरा केस उसके ऊपर लगा दिया जाता है और उस मामले में तफ्तीश किया जाता है। जो मेन मास्टरमाइंड था वो मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग ही थी और मास्टरमाइंड के साथ साथ उसका जो ओल्डेस्ट बॉयफ्रेंड था वो भी शामिल था। लेकिन इसमें तीसरा व्यक्ति वो था जो जिसकी गर्दन पर वो बम बांधा गया था। पहले वो इस प्लान में शामिल होता है, लेकिन किसी वजह से वो आखिरी दिन मना कर देता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद फिर मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग की तरफ से उस पिज्जा शॉप पे कॉल जाती है और 2 पिज्जा का ऑर्डर किया जाता है। और वो पिज्जा इस वक्त ऑर्डर किया जाता है जिस वक्त सिवाय ब्रेन विल्स के कोई और डिलीवर ना कर सके। और ब्रेन विल्स वो पिज्जा उठाता है शॉप से और वो डिलीवरी के लिए निकलता है और उसी बीच मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग के जरिए उसके ऊपर बंदूक तानी जाती है और उसके गले में वो बम लगाया जाता है और उसको एक स्टिक गन दे दी जाती है। अब उसके बाद ये करने के बाद फिर वो बैंक जाता है, बैंक से पैसा निकालता है। पैसा निकालने के बाद फिर वो उस जगह पर जाता है जहां उसे भेजा जाता है, दूसरी जगह जाता है। तीसरी जगह जाने से पहले पुलिस उसे पकड़ लेती है और लाख मिन्नतें करने के बावजूद पुलिस उस पर यकीन नहीं करती और वो मारा जाता है। अब उसके बाद जब इसका मामला साफ हो चुका तो अदालत इन दोनों को यानी मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग और विलियम्स रेस्टन को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उम्र कैद की सजा और प्लस इसकी वजह यह बताई जाती है कि यह बैंक की जो चोरी करने का इरादा था वो इसलिए था कि मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग का एक फादर जो था वो अपने फादर को मारना चाहती थी। उसकी वजह उसने ये बताई कि उसका बाप जो था वो अय्याश था, वो पैसे जाया करता था, वो पैसे जो पुश्तैनी थे उसे लुटाता था, शराब में खर्च करता था। इस वजह से वो उसे मारना चाहती थी। और मारने के लिए जब वो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो एक टीवी का मैकेनिक होता है, उससे कहती है कि मेरे बाप को तुम मार दो और मैं तुम्हें इतना अमाउंट दूंगी। ये सुनने के बाद वो उस अमाउंट में राजी नहीं होता, वो उससे ज़्यादा पैसे मांगता है। जब उससे ज़्यादा पैसे मांगता है तो अब मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग के पास पैसा नहीं होता। वो उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए बैंक में चोरी करवाने की कोशिश करती है। और बाकी जो लोग भी उसके साथ शामिल थे उनकी लालच ये थी कि बैंक से जब लगभग 250 लाख डॉलर चुराया जाएगा तो उसमें अच्छा खासा पैसा एक दूसरे में बांटा जाएगा और उस वक्त अच्छी जिंदगी काट सकते हैं हम लोग। ये लालच सबके साथ थी। लेकिन मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग के साथ ये मामला था कि वो पैसा देकर एक शूटर से अपने बाप को मरवाना चाहती थी। अब उसके बाद अदालत इन सभी को उम्र कैद की यानी वो शूटर समेत इन 2 व्यक्तियों को यानी ओल्डेस्ट बॉयफ्रेंड और मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग इन सब को उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन साल 2010 में विलियम्स रेस्टन जो था वो उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत हार्ट अटैक से होती है। और उसके बाद साल 2017 में मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब आखिर में सिर्फ एक वही शूटर बचता है जिसके जरिए मिर्जोरी आर्मस्ट्रांग को अपने बाप का कत्ल करवाना था, जिसके नाम कैलेथ बार्न्स होता है। वो अपने जुर्म की सजा इस वक्त उस जेल में काट रहा है और इस तरीके से इस मामले को वहां पर फैलाया गया। लेकिन फिर भी आवाम का वहां का जो रुझान था, आवाम का यह कहना था कि FBI इस मामले में काफी लापरवाही बरती है। जो व्यक्ति जिसकी गर्दन पर खुद बॉम्ब बंधा हो उसे मेन मुजरिम बना दिया गया, उसे भी उन सब में शामिल कर दिया गया, जबकि वो किसी के दबाव में ये काम कर रहा था। इस तरीके से काफी FBI पे वहां पर सवाल उठाए गए थे। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।